हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। हम लोग यूजीसी नेट पाठ्यक्रम 2020 21 की तैयारी कर रहे थे, जो कि एग्ज़ाम हमारे मई में होने वाले हैं। तो उसके लिए हम लोग जो पढ़ रहे थे उसमें आज हम उपन्यास को देखेंगे और उपन्यास के अंतर्गत हम भीष्म साहनी का तमस देखेंगे। तमस सांप्रदायिक दंगे से संबंधित उपन्यास है और वह 1947, इसका मतलब भारत की आज़ादी के पहले लिखी गई रचना है। और यह उपन्यास काफ़ी प्रशंसनीय रहा है। इसमें 5 दिनों की घटना का वर्णन किया गया है और भीष्म साहनी ने 5 दिनों में घटने वाले घटनाक्रम का यहाँ पर संपूर्ण चित्रण किया है इस उपन्यास में। तो हम लोग इसका पाठ वाचन कर लेते हैं। इसका भाग एक में जो है इसको बांटा गया है पार्ट बाई पार्ट। तो उसमें 1 नंबर में जैसे हम लोग शुरू करेंगे वो आज अभी हम शुरू करते हैं और आप ध्यान से सुनेंगे। आले में रखे दिए ने फिर से झपकी ली। ऊपर दीवार में छत के पास से 2 ईंटें निकली हुई थीं। जब जब वहां से हवा का झोंका आता, दिए की बत्ती झपक जाती और कोठरी की दीवारों पर साए से डोल जाते। थोड़ी देर बाद बत्ती अपने आप सीधी हो जाती और उसमें से उठने वाली धुएं की लकीर आले को चाटती हुई फिर से ऊपर की ओर सीधे रुक जाने लगती। नथु का सांस धौंकनी की तरह चल रहा था और उसे लगा जैसे उसके सांस के ही कारण दिए की बत्ती झपकने लगी है। नथु दीवार से लगकर बैठ गया। उसकी नजर फिर सुअर की ओर उठ गई। सुअर फिर से किकियाया था और अब कोठरी के बीचों बीच कचरे के किसी लसलसे छिलके को मुंह मार रहा था। अपनी छोटी छोटी आंखें फर्श पर गाढ़े गुलाबी सी थुथनी छिलके पर जमाए हुए था। पिछले 2 घंटे से नथु इस बदरंग कटीले सुअर के साथ जूझ रहा था। 3 बार सुअर की गुलाबी थुथनी उसकी टांगों को चाट चुकी थी और उनमें से तीखा दर्द उठ रहा था। आंखें फर्श पर गाड़े सुअर किसी वक्त दीवार के सीधे चलने लगता, मानो किसी चीज को ढूंढ रहा हो। फिर सहसा किकिया कर भागने लगता। उसकी छोटी सी पूंछ जहरीले डंक की तरह उसी पीठ पर हिलती रहती। कभी उसका छल्ला सा बन जाता, लगता उसमें गांठ पड़ जाएगी, मगर फिर वह अपने आप ही खुलकर सीधी हो जाती थी। बाईं आंख में से मवाद बहकर सुअर के थुथने तक चला आया था। बहुत ही विभत्स रूप का वर्णन यहाँ पर भीष्म साहनी ने किया है और इसे सुनकर के ही एक अजीब सी फीलिंग होती है। वहाँ पर हमें एक घृणा का भाव हमारे हृदय में उत्पन्न होता है। सुअर की स्थिति वहाँ बताई गई है, जहाँ नथु उसके साथ 2 घंटे तक उसके साथ घमासान युद्ध की भांति वह युद्ध कर रहा था। सुअर को मारने के लिए वह आया था, पर क्यों मारना था इस बात की उसे जानकारी नहीं थी। यही सुअर मरने के बाद सांप्रदायिक दंगे का कारण बनता है। आगे हम लोग देखेंगे इस उपन्यास में। बार बार भागने से कचरा सारी कोठरी में बिखर गया था। सुअर इधर उधर भाग रहा था तो कचरा भी चारों तरफ बिखरा जा रहा था। कोठरी में उमस थी, उमस मतलब गर्मी। कचरे की जहरीली बास, कचरे जो वहां पर फैला हुआ था उससे बहुत दुर्गंध आ रही थी। सुअर की चलती सांस और कड़वे तेल के धुएं से कोठरी अटी पड़ी थी। फर्श पर जगह जगह खून के चित्त पड़ गए थे, लेकिन जरक के नाम पर सुअर के शरीर में एक भी जख्म नहीं हो पाया था। वह सुअर को मारना चाह रहा था, ले और उसके बार बार चोटिल होने से खून भी इधर उधर फैल गया था, पर जितना वो जख्मी होना चाहिए उतना वो जख्मी हुआ नहीं था। पिछले 2 घंटे से नत्थु जैसे पानी में या बालू के ढेर में छुरा घोंपता रहा था। कितनी ही बार वह सुअर के पेट में और कंधों पर छुरा घोंप चुका था। छुरा निकालता तो कुछ बूंदे खून की फर्श पर गिरती, पर जख्म की जगह एक छोटी सी लीक या छोटा सा धब्बा धब्बा भर रह जाता, जो सुअर की चमड़ी में नजर तक नहीं आता था। और सुअर गुर्राता हुआ या तो नत्थु की टांगों को अपनी थुथनी का निशाना बनाता या फिर से कमरे की दीवार के साथ साथ चलने अथवा भागने लगता। छुरे की नोक चर्बी की तहों को काट कर लौट आती थी, अंतड़ियों तक पहुंच ही नहीं पाती थी। मारने को मिला भी तो कैसा मनहूस सुअर। भद्दा, इतनी बड़ी तोंद, पीठ पर के बाल काले, थुथनी के पास आसपास के बाल सफेद,
कटीले जैसे शाही के होते हैं। शाही एक जानवर का नाम है जिसके पूरे शरीर में कांटा होता है, जो कि उसकी सुरक्षा के लिए होता है। जब शाही गिरा रहता है, उसे लगता है कि उसे खतरा है, तो वो अपने आप को इस प्रकार से रोल कर लेता है कि चारों तरफ से कांटे ही कांटे नजर आते हैं। वो उसका सुरक्षा कवच होता है। नत्थु को भी ऐसा ही लग रहा था कि सुअर के जो बाल आगे मुंह पर निकले हुए हैं, सफेद सफेद, वो ऐसा प्रतीत हो रहे हैं जैसे वो शाही के कांटे हों। उसने कहीं सुना था कि सुअर को मारने के लिए उस पर खौलता पानी डालते हैं, लेकिन नत्थु के पास खौलता पानी कहाँ था। उस कमरे में तो केवल नत्थु था और सुअर था। एक बार चमड़ा साफ करते समय सुअर की चर्बी की बात चली थी और उसके साथी भीखू चमार ने कहा था, सुअर की पिछली टांग पकड़कर सुअर को उल्टा कर दो, गिरा हुआ सुअर जल्दी से उठ नहीं सकता। फिर उसके गले की नस काट दो, सुअर मर जाएगा। ये मारने का तरीका बताया था उसके दोस्त भीखू चमार ने, लेकिन ये भी संभव नहीं हो पा रहा था। नथु ने नथु ये सब तरकीबें कर चुका था, एक भी तरकीब काम नहीं आई थी। इसके एवज में उसकी अपनी टांगों और टखनों पर जख्म हो चुके थे। चमड़ा साफ करना और बात है, सुअर मारना बिल्कुल दूसरी बात। जाने किस खोटे वक्त उसने यह काम सिर पर ले लिया था, और अगर पेशगी पैसे नहीं लिए होते तो नथु ने कब का सुअर को कोठरी में से धकेल कर बाहर खदेड़ दिया होता। हमारे सलोत्री साहब को एक मरा हुआ सुअर चाहिए, डॉक्टरी काम के लिए। डॉक्टर लोग जैसे अपने काम के लिए उन जानवरों को मारते हैं, उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो इसे भी लग रहा था कि जिसने उसे काम दिया है वह डॉक्टरी काम के लिए वह सुअर को मारना चाहता है। मुराद अली ने नत्थू से कहा था जब वह खाल साफ कर चुकने के बाद नल पर हाथ मुंह धो रहा था। मुराद अली से बातें हुई थी, एजेंट था वो, और उसी ने कहा था कि इस तरह से मारना है सुअर को। सुअर क्या करना होगा मालिक? नत्थू ने हैरान होकर पूछा। कहानियां फ्लैशबैक में जा रही है। जब उसने ये बात ली थी, अपने बात को स्वीकार किया था कि वह सुअर को मार देगा, लेकिन उस समय की बात यहाँ पर हो रही है। इधर पिगरी के सुअर बहुत घूमते हैं, एक सुअर को इधर कोठरी के अंदर कर लो और उसे काट डालो, मुराद अली ने कहा था। नत्थू ने आंख उठाकर मुराद अली के चेहरे की ओर देखा था। हमने कभी सुअर मारा नहीं मालिक, और सुनते हैं सुअर मारना बड़ा कठिन काम है। हमारे बस का नहीं होगा हुजूर। खाल वाल उतरवाने का काम हो तो कर दे, मारने का काम तो पिगरी वाले ही करते हैं। पिगरी वालों से करवाना होता तो तुमसे क्यों कहते, यह काम तुम ही करोगे। मुराद अली जैसे उस पर अपना हुकूमत करते हुए, अपनी शासन करते हुए उनसे कहने लगा। और मुराद अली ने 5 रुपए का चरमराता नोट जेब में से निकाल कर नत्थु के जुड़े हाथ के बीच पीछे उसके जेब में ठूस दिया था। यह तुम्हारे लिए बहुत बड़ा काम नहीं है, सलोत्री साहिब ने फरमाइश की तो हम इनकार कैसे कर देते हैं। फिर मुराद अली ने लापरवाही के अंदाज में कहा, उधर मसान के पार पिगरी के सुअर घूमते हैं, एक को पकड़ लो। सलोत्री साहब खुद बाद में पिगरी वालों से बात कर लेंगे। और नत्थु कुछ कहे या ना कहे कि मुराद अली चलने को हुआ था। फिर अपनी पतली सी छड़ी अपनी टांगों पर धीरे धीरे ठकोरते हुए कहने लगा, आज ही रात यह काम कर दो। मुराद अली उसे जैसे कि अपनी बात मनवाने के लिए जिद पर अड़ा हुआ था। सवेरे सवेरे जमादार गाड़ी लेकर आ जाएगा, उसमें डलवा देना भूलना नहीं। वह अपने आप सलोत्री साहब के घर पहुंचा देगा, मैं उसे कह दूंगा, समझ लिया। और उस तरह मुराद अली उसे सारी बातें समझाते हुए वहां से चल पड़ा। मुराद अली से रोज काम पड़ता था, नत्थु कैसे इनकार कर देता। जब कभी शहर में कोई घोड़ा मरता, गाय या भैंस मरती, तो मुराद अली खाल दिलवा दिया करता था। 98 रुपया मुराद अली को भी देना पड़ता, मगर खाल मिल जाती। एहसानों तले दबा हुआ था नत्थु मुराद अली के। बड़े रख रखाव वाला आदमी था। मुराद अली कमेटी का कारिंदा होने के कारण बड़े छोटे सभी लोगों को उससे काम पड़ता था। शहर की कोई सड़क न थी जिसके बीचों बीच लोगों ने मुराद अली को चलते न देखा हो। पतली बेंत की छड़ी झुलाता हुआ ठिगना काला मुराद अली जगह जगह घूमता था। शहर की किसी गली में, किसी सड़क पर वह किसी वक्त भी नमूदार हो जाता था। सांप की सी छोटी छोटी पैनी आंखें और कटीली मूछें और घुटनों तक लंबा खाकी कोट और सलवार और सिर पर पगड़ी, उसे सब फपते थे। इन सबको मिलाकर ही मुराद अली को अपनी खास तस्वीर बनती थी। अगर हाथ में पतली छड़ी ना होती तो भी, और जो सिर पर पगड़ी ना होती तो भी, और जो उसका कदर ठिकना नहीं होता तो भी उसकी तस्वीर अधूरी रह जाती। ये मुराद अली की विशेषता थी जो कि लेखक यहाँ पर कह रहे हैं।
मुराद अली खुद तो हुक्म चलाकर निकल गया, नत्थू का जान मस्जिद में आ गई। सुअर कहाँ से पकड़े और उससे काटे कैसे? नत्थू के मन में आता था कि शहर के बाहर सीधा पिगरी में चला जाए और उन्हीं से कह दे कि एक सुअर काटकर सलोत्री साहब के घर भिजवा दे, मगर उसके कदम पिगरी की ओर नहीं उठे। सुअर को कोठरी के अंदर लाना कौन सा का आसान काम रहा था। उसने आवारा घूमते सुअरों को कचरे से मुंह मारते देखा था। उसे और कुछ नहीं सूझा। एक कचरे के ढेर पर से कचरा उठा उठा कर लाता रहा और इस टूटी फूटी कोठरी के बाहर आंगन में दरवाजे के पास कचरे का ढेर लगाता रहा था। शाम के साए उतरने लगे थे जब गंदे पानी के पोखरों, गोबर के ढेरों और गर्द से अटी झाड़ियों के पास से घूमते हुए 3 सुअर उधर से आ निकले थे। तभी उनमें से एक सुअर कचरा सूंघता हुआ आंगन के अंदर आ गया था और नत्थू ने झट से किवाड़ बंद कर दिया था। फिर झट से भागकर उसने आंगन के पार कोठरी का दरवाजा खोल दिया था और अपनी लाठी से सुअर को हाँकता हुआ कोठरी के अंदर ले गया था। फिर इस डर से कि सुअर बाड़े का आदमी सुअर को खोजता हुआ इधर नहीं आ निकले और सुअर को किक्याता ना सुन ले, नत्थू फिर से कचरा उठा उठाकर कोठरी के अंदर डालता रहा था। कोठरी के अंदर कचरा पहुंच जाने पर सुअर उसी में खो गया था और नत्थू आश्वस्त होकर देर तक कोठरी के बाहर बैठा बीड़ियां फूंकता और अंधेरा पड़ जाने का इंतजार करता रहा था। बहुत देर के बाद जब रात गहराने लगी थी तो नत्थू कोठरी के अंदर घुसा था। दिए की मध्यम नाचती सी रोशनी में उसने देखा कि कचरा सारी कोठरी में बिखर गया है और उसमें से कीच की सी सड़ांध उठ रही है। तभी उस बोझिल बदसूरत सुअर को देखकर उसका दिल बैठ गया और मन ही मन खींचने पछताने लगा कि उसने यह गंदा जोखिम भरा काम क्यों सिर पर ले लिया है। तब भी उसका मन आया था कि लपक कर कोठरी का दरवाजा खोल दे और सुअर को बाहर धकेल दे। नत्थू की आत्मा ये नहीं चाह रही थी कि वह सुअर की कोई भी हानि पहुंचाए। वो उसको देखकर घृणित हो रहा था और अब आधी रात से ज्यादा बीत चुकी थी और सुअर ज्यों का त्यों कचरे के बीचों बीच अलमस्त सा घूम रहा था। फर्श पर खून के धब्बे पड़ गए थे और सुअर की तोंद पर 1-2 जगह खरोंचों के से निशान नजर आ रहे थे और उसकी अपनी टांगों पर सुअर की थुथनी के जख्म थे। और बस सुअर पहले की ही भांति जीता जागता कोठरी में मौजूद था, जबकि नत्थू की सांस फूल रही थी और बदन पसीने से तर हो रहा था और कहीं इस झंझट में से निकल पाने का रास्ता नजर नहीं आ रहा था। दूर शेखों के बाग की घड़ी ने 2 बजाए। नत्थू घबराकर उठ खड़ा हुआ। उसकी नजर फिर सुअर पर गई। रात के 2 बज चुके थे और तब तक सुअर के साथ उसका संग्राम जारी था। सुअर ने कचरे के टुकड़ों के बीच खड़े खड़े फिर से पेशाब कर दी थी और झींकता हुआ कमरे के बीच में से हटकर दाएं हाथ की दीवार के साथ साथ चलने लगा था। दिए की लौ फिर से झपकने लगी थी और किसी दुस्वप्न की तरह साए बार बार दीवारों पर डोलने लगे थे। स्थिति में तनिक भी अंतर नहीं आया था। सुअर पहले की तरह सिर नीचा किए थूथने से कभी कचरे के टुकड़े को सूंघने के लिए रुक जाता, कभी दीवार के साथ साथ चलने लगता और कभी किकिया कर दीवार के साथ साथ भागने लगता। पहले की ही तरह उसकी पतली सी दुम किसी पतले लंबे कीड़े की तरह छल्ले बनाती खुलती जा रही थी। ऐसे नहीं चलेगा, नत्थू ने दांत पीसकर कहा। यह मेरे बस का रोग नहीं है। यह सुअर आज मुझे ले दे जाएगा। उसका मन हुआ कि एक बार फिर सुअर की टांग पीछे से खींचकर उसे उल्टा गिराने की कोशिश कर देखे। बाएं हाथ में छुरे को ऊंचा उठाए वह धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ कोठरी के बीचों बीच चला गया। ऐसे नहीं चलेगा, नत्थू ने दांत पीसकर कहा। यह मेरे बस का रोग नहीं है। यह सुअर आज मुझे ले दे जाएगा। उसका मन हुआ एक बार फिर सुअर की टांग पीछे से खींचकर उसे उल्टा गिराने की कोशिश कर देखे, जैसा उसका दोस्त भिखू चमार ने उसे कहा था। बाएं हाथ से छुरे को ऊंचा उठाए वह धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ कोठरी के बीचों बीच चला आया। सुअर दाएं हाथ की दीवार के साथ सिरे तक पहुंचकर बाईं ओर दीवार के साथ साथ चलने लगा था। नत्थू को अपनी ओर बढ़ते देखकर भागने की बजाय वह मुड़कर नत्थू की ओर आने लगा। एक बार सुअर गुर्राया भी, जैसे वह नत्थू पर झपटने जा रहा हो। नत्थू एक एक कदम पीछे की ओर उठाने लगा। उसकी आंखें अभी भी सुअर की थुथनी पर लगी हुई थीं।
अब सूअर उसके ऐन सामने था, उसी की ओर बढ़ रहा था। इस स्थिति में उसकी पिछली टांग को पकड़कर पीछे की ओर खींचना और उसे पीठ के बल गिरा पाना असंभव हो गया था। सूअर की छोटी छोटी लाल आंखों में खुमार छाया था। ना जाने क्या कर बैठे, पर नत्थु बदहवास हो रहा था। उस समय बीतता जा रहा था, इसलिए वो बेचैन था। 2 बज चुके थे और जो काम पिछली शाम से अब तक नहीं हो पाया, वह अब पौ फटने से पहले कैसे हो पाएगा। किसी वक्त भी जमादार का छकड़ा आ सकता है, और जो काम ना हुआ तो मुराद अली का क्या भरोसा। दोस्त से दुश्मन बन जाए, खाले दिलवाना बंद कर दे, कोठरी में से उठवा दे, किसी से पिटवा दे, परेशान करे। नत्थु के हाथ पैर फूलने लगे। वह मन ही मन जानता था कि सूअर को पिछले पांव से पकड़ने पर सूअर काट खाएगा या उछलेगा और हाथ छुड़ा लेगा। सहसा नत्थु भन्ना उठा, बिना किसी स्पष्ट कारण के, जैसे उसके तन बदन में आग लग गई। या मैं नहीं रहूंगा या नहीं, यह नहीं रहेगा, उसने कहा। आर पार की लड़ाई नत्थु के की सूअर के साथ हो रही थी, और झट से लौटकर आले के फर्श पर रखी पत्थर की सिल उठा ली। सिल उठाकर वह सीधा कोठरी के बीचों बीच पहुंच गया। सिल को दोनों हाथों से सिर के ऊपर उठाए वह क्षण भर के लिए ठिठका रहा। सिलवट पाटी को कहा जाता है, मसाले पीसने का काम आता है वो। सूअर की थुथनी अभी भी अगले पैरों पर थी और वह खरबूजे के छिलके को सूंघ रहा था। उसकी लाल लाल आंखें मिचमिचा रही थी। पीठ के पीछे उसकी नन्ही सी पूंछ बराबर हिल रही थी। अगर यह हिले डुले नहीं और सिल सीधी उसके शरीर पर जा पड़े तो कहीं पर तो वह वार करेगी, और कोई ना कोई अंग तो सूअर का टूट कर रहेगा ही। अगर एक टांग ही टूट जाए तो वह भी गनीमत है, उसका चलना पहले से कठिन हो जाएगा। वह सूअर को परास्त करना चाह रहा था। फिर दोनों हाथ तौल कर नत्थु ने सिल को सूअर पर दे मारा। आले में रखते दिए की लौ थरथराई और दीवारों पर साए डोल गए। सिल सूअर के लगी थी, लेकिन नत्थु ठीक तरह से नहीं जानता था कि कहाँ लगी है। सूअर जोर से किकियाया और सिल खटाक से फर्श पर जा गिरी। नत्थु सिल फेंकते ही पीछे हट गया और सूअर की ओर घूर घूर कर देखने लगा। नत्थु को देखकर आश्चर्य हुआ। सूअर की अधमुंदी आंखें मिचमिचा रही थी और उसकी थुथनी अभी भी अगली टांगों पर टिकी थी। सहसा सूअर गुर्राया और पिछली दीवार से हटकर कोठरी के बीचों बीच आने लगा। वह दाएं बाएं झूल रहा था। नत्थु एक ओर को आंगन में खुलने वाले दरवाजे की ओर सरक कर खड़ा हो गया। दिए की अस्थिर रोशनी में सूअर एक काले पुंज की तरह आगे बढ़ता आ रहा था। सिल उसके माथे पर पड़ी थी, जिससे वह शायद चकरा गया था और उसे ठीक तरह से दिखाई नहीं दे रहा था। नत्थु डर गया। सूअर जरूर उसकी ओर बढ़ता आ रहा है और वह उसे जरूर काट खाएगा। सिल का उस पर कोई असर हुआ नहीं जान पड़ता था। नत्थु ने झट से दरवाजा खोला और कोठरी के बाहर हो गया। किस मुसीबत में जान फंस गई है, यह वह बुदबुदाया और आंगन में आकर मुंडेर के पास खड़ा हो गया। बाहर पहुंचकर स्वच्छ बहती हवा में उसे राहत मिली। कोठरी की घुटन और बदबू में वह परेशान हो उठा था। पसीने से तर उसके शरीर को हवा के हल्के से स्पर्श से असीम आनंद का अनुभव हुआ। क्षण भर के लिए उसे लगा जैसे फिर वह फिर से जी उठा है। उसकी शिथिल मरी हुई देह में फिर से जान आ गई है। मुझे क्या लेना इस काम से। सलोत्री को सूअर नहीं मिलता तो ना मिले, मेरी बला से। मैं कल मुराद अली के सामने 5 का नोट पटक दूंगा और हाथ जोड़ दूंगा। यह मेरे बस का नहीं है हुजूर, मैं यह काम नहीं कर सकता। मेरा क्या बिगाड़ लेगा, 2 दिन मुंह बनाए रखेगा, मैं घुटनों पर हाथ रखकर उसे मना लूंगा। वह मुराद अली के भय से और उसके रूठ जाने के डर से ये काम करने के लिए तैयार हुआ था, लेकिन सूअर के साथ जद्दोजहद करते करते वह इतना थक चुका था कि वह उसने अब वापस पैसे करने की बात कही और मुराद अली से माफ़ी मांगने की भी बात वह कह रहा है। मुंडेर के पीछे वह ठिठका खड़ा खड़ा रहा। चांद निकल आया था और चारों ओर छिटकी चांदनी में उसे आसपास का सारा इलाका पराया पराया और रहस्यपूर्ण सा लग रहा था। कोठरी से निकलने के बाद उसे बहुत कुछ अजनबी टाइप का लग रहा था। मूक और शांत। दिन भर उस पर उत्तर के गांव से आने वाली बैलगाड़ियों की खटखटर और बैलों के गले में बंधी घंटियों की टुन टुन सुनाई देती रहती थी। उनके पहियों से सड़क पर गहरी लीकें बन गई थी और मिट्टी पिस पिस कर इतनी बारीक हो गई थी कि उस पर पैर रखते ही पैर घुटनों तक मिट्टी में धंस जाता था। सड़कें कच्ची हैं, इसका जिक्र यहाँ पर उपन्यासकार कर रहे हैं। सड़क के पार तीखी ढलान पर जो मैदान में उतर गई थी, छोटी छोटी झाड़ियाँ और बेरों के पेड़
और कटीली थोर के झुरमुट धूल से अटे थे और चांदनी रात में धुले धुले से लग रहे थे। मैदान के पार मसान था, जिसके पीछे दो कोठरियों में से एक में डोम रहता था। इस समय एक के साथ एक सटी हुई उजड़ी हुई सी लग रही थी। अभी सब कुछ नत्थु को वीरान वीरान सा लग रहा है। जहाँ पर आवाज़, बैलों की आवाज़, घंटियों की आवाज़ उसे सुनाई देती थी, और रात के निस्तब्ध रात के अंधेरे में उसे सब धुंधला धुंधला लग रहा है। किसी भी कोठरी में दिया नहीं टिमटिमा रहा था। डोम रात को शराब पिए हुए चिल्लाता बड़बड़ाता रहा था, और उसकी आवाज़ मैदान के पार इस कोठरी तक आती रही थी, पर इस वक्त जैसे वह मरा पड़ा था। नत्थु को सहसा अपनी पत्नी की याद आई, जो इस वक्त आराम से चमारों की बस्ती में सोई पड़ी होगी। वह झंझट मोल ना लिया तो वह उस वक्त वह उसके पास होता, उसकी अलस कदराई देह उसकी बाहों में होती। अपनी युवा पत्नी की बाहों में भर पाने की ललक उसे बुरी तरह से बेचैन करने लगी। न जाने कितनी देर तक वह उसकी राह देखती रही होगी। उससे बिना कुछ कहे सुने वह घर से चला आया था। एक ही शाम उसे दूर रहकर वह परेशान हो उठा था। उसे अपनी पत्नी की याद आ रही थी। कच्ची सड़क दाएं हाथ को दूर तक जाकर नीचे उतर गई थी। इस वक्त चांदनी में वह कितनी साफ धुली धुली लग रही थी। उसके किनारे एक और को हट कर कच्चा कुआं और उस पर पड़ा उसका चक्कर और माल भी बुरे नहीं लग रहे थे। थोड़ी दूर जाने पर ही वह यह वीरान इलाका खत्म हो जाता था, और कच्ची सड़क शहर को जाने वाली पक्की सड़क से जा मिलती थी। चारों ओर चुप्पी छाई हुई थी। दूर बाईं और पिगरी की नीचे की इमारत थी, जो चांदनी के चपेट में काले डिब्बे सी लग रही थी। दूर दूर तक खाली जमीन पड़ी थी, जिस पर जगह जगह कटीली झाड़ियां और छोटे छोटे पेड़ छितरे पड़े थे। दूर, बहुत दूर फौजी छावनी की बारकें थीं, अलग अलग, जहां तक पहुंच पाने में घंटों लग जाते थे। नत्थु की देह शिथिल पड़ गई थी। उसका मन हुआ वहीं खड़ा खड़ा मुंडेर पर सिर रखकर झपकी ले ले। कोठरी में से बाहर निकलकर वह यह जैसे किसी दूसरी दुनिया में आ गया था। स्वच्छ शीतल हवा और चारों ओर छितरी चांदनी में उसे अपनी स्थिति पर रुलाई सी आने लगी। बाहर आकर उसे अपने हाथ में पकड़ा छुरा असंगत सा लगने लगा था। जिस छुरे को वो ले गया था सुअर को मारने के लिए, वह छुरा अभी भी उसके हाथ में था। उसका मन हुआ वहां से भाग जाए, कोठरी में झांक कर देखे भी नहीं और भाग जाए। कल सुअर बाड़े को का पूर्विया जरूर इधर से गुजरेगा और कचरा देख कर ही समझ जाएगा कि सुअर कोठरी में होगा, और वह उसे हाँक कर वहां से ले जाएगा। उसे फिर से अपनी पत्नी की याद सताने लगी। अपनी पत्नी के पास पहुंचकर उसके पास हौले हौले बतियाते हुए उसके क्षुब्ध व्याकुल मन का चैन मिल सकता था। कब वह झंझट खत्म होगा और कब वह उसके पास चमारों की बस्ती में लौट पाएगा। सहसा दूर शेखों की बाग की घड़ी ने 3 बजाए और नत्थु की सारी देह थरथरा गई। उसकी नजर उसके हाथ पर गई, जिसमें अभी भी वह छुरा पकड़े हुए था। एक गहरी टीस उसके मन में उठी। अब क्या होगा? वह यहाँ पर खड़ा क्या कर रहा है, जबकि सुअर अभी तक नहीं मरा? जमादार छकड़ा लेकर आया ही जाता होगा। वह उसे क्या कहेगा, क्या जवाब देगा? आकाश में हल्की सी पीलिमा घुल गई थी, पाँव फटने वाली थी, और वह अभी तक अपने कमरे काम से निपट नहीं पाया था। उसे अपनी स्थिति पर रुलाई आने लगी। घबराया हुआ सा वह कोठरी की ओर गया। धीरे से दरवाजा खोलकर उसने अंदर झांका। कोठरी का दरवाजा खोलते ही बदबू का भभूका सा उसके जैसे उस पर झपटा, लेकिन दिए की रोशनी में उसने देखा कि कोठरी के ऐन बीचों बीच सुअर खड़ा है। निश्चल सा, मानो घूम घूम कर थक गया हो, निढाल सा। किसी अंतर प्रेरणावश नत्थु को लगा जैसे अब उसे मार गिराना इतना कठिन नहीं होगा। नत्थु ने दरवाजा भेड़ दिया और फिर आले के नीचे चुपचाप जाकर खड़ा हो गया और एक टक सुअर की ओर देखने लगा। नत्थु के अंदर आ जाने पर सुअर ने अपना नथुना उठाया। नत्थु को लगा जैसे सुअर का नथुना ज्यादा लाल हो रहा है और सुअर की आंखें सिकुड़ी हुई हैं। उस पर फेंकी हुई पत्थर की सील सुअर के पीछे कुछ दूरी पर पड़ी थी। दिए की टिमटिमाती लौ ने फिर झपकी ली और अस्थिर रोशनी में नत्थु को लगा जैसे सुअर फिर से हिला है और चलने लगा है। वह आंखें फाड़ फाड़ कर उसकी ओर देखने लगा। सुअर सचमुच हिला था। वह सचमुच ही बोझिल स्थिर गति से आगे की ओर नत्थु की ओर बढ़ने लगा था। 2-1 कदम दाएं बाएं झूल कर चलने के बाद एक अजीब सी आवाज सुअर के मुंह से निकली।
नत्थु फिर से छुरा ऊंचा उठाकर फर्श पर पैरों के बल बैठ गया। सुअर ने 2-3 कदम और आगे की ओर बढ़ाए। उनका नथुना अपने पैरों की ओर अधिक झुक गया और नत्थु के पास पहुंचते न पहुंचते वह एक ओर से लुढ़क कर गिर गया। उसकी टांगों में एक बार जोर का कंपन हुआ, मगर कुछ क्षणों में ही वह हवा में उठी की उठी रह गई। सुअर ढेर हो चुका था। नत्थु ने छुरा फर्श पर रख दिया, मगर उसकी आंखें अभी भी सुअर पर लगी थी। तभी दूर पड़ोस के किसी में किसी मुर्गे ने पर फड़फड़ाए और बांग दी। उसी समय दूर कच्ची सड़क पर हिचकोले खाते छकड़े की आवाज आई और नत्थु ने चैन की सांस ली। और यहाँ पर एक हमारा भाग खत्म हो जाता है। दूसरा भाग हम लोग शुरू करेंगे अगले वीडियो में। का उपन्यास काफ़ी लंबा है, तो हम लोग का एक वीडियो में तो संभव नहीं है, हम इसे पार्ट बाय पार्ट पढ़ेंगे। तो आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। अगले वीडियो में मैं फिर आपके सामने हाजिर होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।